नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। सराजे हिंद या फिर ये कहा जाए उत्तर प्रदेश का जिला जौनपुर के अंदर आज हम कुछ कवियों के साथ में बैठे हुए हैं जो कि इस शहर की आन और बान है। कहा जाए कहीं भी कोई अगर कवि सम्मेलन होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो मौजूदा लोग हैं वो हमेशा दिखते हैं। और जब अपनी रचनाएं या फिर जब अपने शेर लोगों के सामने जब सुनाते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट और वाही वाह खूब अच्छे से बटोरते हैं। हमारे बीच में विभा तिवारी जी हैं जौनपुर से, जो कि आपने कई बार इनको टीवी चैनल और कई आपने कवि सम्मेलनों में देखा होगा। साथ में हमारे साथ में आशुतोष पाल जी हैं और पाल साहब बड़े ही अच्छे कवि हैं। साथ में हमारे बीच में अमृत प्रकाश जी हैं जो कि एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। हमेशा इनकी जो शॉर्ट लाइंस के नाम जो चलती हैं उसमें बड़े माहिर व्यक्ति हैं और बड़े अच्छे से उन लाइनों को लोगों को बीच में सुनाते हैं तो तालियां लोगों की अपने आप बजने लगती हैं और बड़ा ही एक अच्छा माहौल बन जाता है। बनारस और कई ऐसे ज़िलों में जाकर उन्होंने वहाँ भी अपना नाम कमाया है। आज हम शुरुआत करते हैं, हमारे बीच में आशुतोष पाल जी हैं। आशुतोष पाल जी से प्रारंभ करते हैं। पाल साहब, कितना लंबा वक्त हो गया आज की हमारी ये गुफ्तगू जो चलेगी हमारे बीच में, तो कितना वक्त से आप रचनाएं और लोगों के बीच में कवि सम्मेलनों में लोगों को कैसे सुना रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या लोगों का एक फीडबैक है, लोगों को आना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं कलमकारों की अब कुछ कमियां दिखने लगी हैं। पहले बहुत सारे हुआ करते थे, बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते थे, तो कैसे देखते हैं आज आप? जी, ऐसा है कि ये 2013 से हम लिखना शुरू किए और धीरे धीरे फिर यहाँ तक पहुँचे और शायरी मेरी पसंदीदा सिन्फ है, पसंदीदा विषय है। तेज बोलिएगा। और फिर सुन करके नशिस्तों में जा करके शायरी के प्रति दीवानगी बढ़ी और फिर आप जैसे अन्य लोगों से जो इसके जानकार हैं उनसे कुछ सीखे, पढ़े, इसके बाद फिर लिखना शुरू किए। जी, तो कोई एक शेर सुना दीजिएगा। शुरुआत कर लेते हैं। जी, एक मतला है, कुछ अभी हाल फिलहाल का है, नया मतला है कि टुकड़े टुकड़े में बात होती है, टुकड़े टुकड़े में बात होती है, कितनी जल्दी ये रात होती है। टुकड़े टुकड़े में बात बहुत छोटी है लेकिन साधारण ढंग से कहने का एक प्रयास है कि टुकड़े टुकड़े में बात होती है, कितनी जल्दी ये रात होती है, और जब भी मिलता है वो ख्यालों में। क्या कहना, वो अपने महबूब को कहता है कि जब भी मिलता है वो ख्यालों में, शायरी की ही बात होती है। एक शायर क्या कह सकता है, शायरी की ही बात करता है और तो कुछ बात कर रही है उसके पास। जी, बहुत शानदार। अमृत जी, आप भी अपनी तरफ से कुछ बताइएगा कि कवियों के बारे में, क्योंकि लोग बाग कवियों को एक अपना आदर्श भी समझते हैं, क्योंकि वो अपने छोटे छोटे शब्दों में या छोटे छोटे वाक्यों में एक बहुत कुछ कह जाते हैं जिसमें जीवन का एक बहुत कुछ ऐसी बातें छुपी होती हैं जो हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को दिखाता है। जी बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन आज के दौर में उस तरह से कविताएं या उस तरह से शायरी नहीं हो पा रही है जिस तरह से पहले हुआ करती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो ज़मीन पे चीज़ें हैं उनको हम समझ नहीं पा रहे हैं, सही से हम उसको व्याख्या नहीं दे पा रहे हैं, सही से कह नहीं पा रहे हैं अपनी शैली में, अपनी कविताओं में या शायरी में उन चीज़ों को सही से गूंथ नहीं पा रहे हैं। और जब हम कविताएं पढ़ रहे हैं तो जो हमारे सामने पब्लिक बैठी हुई है वो बहुत अच्छे से समझ नहीं पाती है, हम बहुत अच्छी तरह से उनसे जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा गैप शायर में या कवि में और श्रोता में आ गया है। उसके पीछे की वजह यही है कि शायर जो है वो थोड़ा सा भौतिकवादी हो गया है और आम जनता तो आप देख रहे हैं बहुत पीछे छूट गई है। तो आज की कविताएं बहुत श्रोताओं से दूर होती जा रही हैं। तो इस पे मैं समझता हूँ आज के शायरों को, कवियों को काम करना चाहिए। वो चीजें लिखें, उस भाषा में लिखें जो आम जनता, जो हमारी पब्लिक है उनकी भाषा हो, उसकी भाषा इजीली पकड़ सके, भाषा हो। कोशिश यही रहे कि उनकी भाषा हो, क्योंकि हम सुना रहे हैं, हमें अपनी काबिलियत नहीं दिखानी है कि हमने कहाँ तक पढ़ा है और क्या मतलब कितनी अच्छी हमारी योग्यता है। हमें वो दिखाना है जो हमारी पब्लिक समझ सके, जो चाहती है, सुनना चाहती है। बिल्कुल। तो वो फिर बात बनती है, फिर वो जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो पब्लिक तक पहुंचती है और वो काम होता है। बस कोई एक अपने अंदाज में एक दर्शकों के लिए। जी, इन दिनों मैंने तो एक दो गज़लें कही हैं
और ये साथी लोग तो देखे हैं, एक मतला और दो शेर कुछ इस तरह से हुआ है कि इश्क कर दे ना बेखबर मुझको, अननोन, इश्क कर दे ना बेखबर मुझको, अब तो लगने लगा है डर मुझको, इश्क कर दे ना बेखबर मुझको, अब तो लगने लगा है डर मुझको, अपनी आंखें निकाल कर रख दी जब वो आया नहीं नजर मुझको। क्या बात, अपनी आंखें निकाल कर रख दी जब वो आया नहीं नजर मुझको। और ये शेर देखे कि तुझको जिनसे छुपाया करता था, तुझको जिनसे छुपाया करता था, वो ही देते हैं अब खबर मुझको। वाह। तो ये है। और एक कुछ और कहा था कि मेरी आंखों पे पर्दा तो नहीं है, शेर को देखेगा कि मेरी आंखों पे पर्दा तो नहीं है, तुम्हारी और दुनिया तो नहीं है, और किसी से दूर हो जाने का मतलब, किसी से दूर हो जाने का मतलब किसी को भूल जाना तो नहीं है। किसी से दूर हो जाने का मतलब किसी को भूल जाना तो नहीं है। सुना होगा किसी के साथ तुमने, सुना होगा किसी के साथ तुमने, किसी के साथ देखा तो नहीं है। क्या बात। जो एक रिश्तों में दरमियान हम लोग के बीच में जो दरारें आ जाती हैं, आमतौर पे हम अपनी आंखों से न देखते, जो चीज़ें नहीं देखे हैं और जो सुनी हुई चीज़ें, उनसे रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। तो उस पे ये शेर था, सुना होगा किसी के साथ तुमने, किसी के साथ। बहुत शानदार। और हमारे बीच में विभार तिवारी जी भी हैं। कैसे आज के युग में, जैसे अभी पाल साहब ने कहा, फिर उसके बाद में अभी प्रकाश जी ने भी बड़ा अपना प्रकाश डाला कि लोग बाग, जो जनता है, वो जो सुनना चाहती है और जिसकी जो भाषा शैली, जिसको सरलता से समझ सके, तो क्या वास्तव में आज इस चीज़ की आवश्यकता है कि जो श्रोतागण हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो कभी लोग सही रूप में उसको उतार नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा। अभी अमृत प्रकाश जी से मैं सहमत हूँ। कविताओं में बहुत चेंज हुआ है। पहले कविता करने का मतलब होता था कि हम समाज को जागरूक करते थे। कवि लोगों की कविताओं से बहुत बड़ा तूफान आता था, इनकलाबी तूफान आता था। बहुत परिवर्तन आया है। अब लोग अपने लिए कहने लगे हैं ऐसी ऐसी कविताएं। और उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि कविता सुनने वाले सुनते हैं, लेकिन जानकारी लोग नहीं ले रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। पहले लोग किताबों का शौक़ रखते थे, लोगों को पढ़ते थे। अब लोग पढ़ते नहीं हैं, बस यूट्यूब से या ऐसे सुन लेते हैं, ऑन रिकॉर्डेड सुन लेते हैं। और बहुत सारी भाषाओं की लोगों को जानकारी भी नहीं है। रही गज़ल की बात, तो गज़ल पहले इश्क और पर ज़्यादा लिखी जाती थी। अब इसमें भी एक बदलाव आया है, सामाजिक स्तर से गज़लें कही जाने लगी हैं। और ऐसे में ख़ास तौर से यूथ जो है, उन बातों को सुनना चाहता है जो उनसे रिलेटेड है। पहले कविता का मतलब होता है, कुछ कल्पना भी होता था कि जैसे कल्पनाओं में लोग जीना चाहते थे। अब लोग हकीकत सुनना चाहते हैं, यथार्थ सुनना चाहते हैं। क्या बात है। तो कविताओं में ये चीज़ें अगर हो तो पब्लिक तक पहुंचती है। और इसमें हम कहेंगे अमृत प्रकाश जी की गज़लें जो हैं, इसमें काफ़ी हद तक अच्छी हैं, क्योंकि ये उन बातों को कहते हैं जो समाज से सीधे रिलेटेड है। और इनकी गज़लों में ये चीज़ देखी जा सकती है। आप भी कुछ गज़ल की प्रस्तुति? जी, मैं भी गज़ल, मैं कविताओं में कई विधाओं पे लिखती हूँ, गज़ल मेन है। और गज़ल में मेरा भी प्रयास रखता है, मैं ट्रेडिशनल भी प्रयास करती हूँ लिखने का, और आजकल के हिसाब से भी कोशिश करती हूँ। तो एक गज़ल के कुछ शेर और मतलब मैं पढ़ती हूँ कि मैंने उसका मकान छोड़ दिया, मैंने उसका मकान छोड़ दिया, जैसे सारा जहान छोड़ दिया। और शेर देखिए कि जब से पैरों तले ज़मीन हटी, जब से पैरों तले ज़मीन हटी, उसने ऊंची उड़ान छोड़ दी। और एक शेर और कहती हूँ कि झूठ के पाँव देखकर लंबे, झूठ के पाँव देखकर लंबे, झूठ के पाँव देखकर लंबे, उसने सच की ज़बान छोड़ दी। क्या बात, बहुत खूब। और एक शेर और देख लीजिए कि मैंने आँखों से कत्ल देखा तो, मैंने आँखों से कत्ल देखा तो, तीर तरकस कमान छोड़ दी। क्या नक्काशी है, क्या बात। इसी तरह की गज़लें कहने का प्रयास करती हूँ। तो जैसे गज़ल, और आप लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जो कि एक तरह से जहाँ पर इतिहास काफ़ी अच्छा है अपने जौनपुर के बारे में, आपने सुना होगा किले वगैरह के। तो कैसे देखते हैं यहाँ पे पुराने लोग भी काफ़ी ऐसे कवि लोग हैं जो आज भी हैं, कई
यहाँ चलती रहती हैं, तो कैसे देखते हैं आप कि आज वो माहौल है, या फिर आने वाले पीढ़ी जो है तो उसको आप क्या संदेश देते हैं पाल साहब कि कैसे देखा जाएगा, कैसे होगा, कैसे और अच्छा जो कलमकार लोग हैं उनको कैसे और मजबूत किया जा सकता है? आज की जो नई पीढ़ी है वो अपना इतिहास भूलते जा रही है। ये शिराजे हिंद जौनपुर अदब माने साहित्यिक एक जिला रहा है, साहित्यिक घराना रहा है। यहाँ पर शेर शाह सूरी वगैरह आकर पढ़े, तालीम लिए। तो अभी जो पुराने लोग मिलते हैं बताते हैं कि यहाँ अच्छे शायर गुजरे हैं, वामिक जौनपुरी साहब, होश जौनपुरी साहब, कामिल शफीकी साहब। ये लोग जौनपुर की नुमाइंदगी करते थे, जौनपुर का प्रतिनिधित्व करते थे। और ये लोग अपने शायरी से, अपनी कविताओं से लोगों में जागरूकता पैदा करते थे। इनकलाबी शायर थे कामिल शफीकी साहब, वो नज्म के शायर थे। तो हम लोग भी यही प्रयास करते हैं कि ये समाज की बात, अपनी बात, ये जो उसके मुद्दे हैं अपने शायरी में ढाल करके हम लोगों के तक पहुंचाएं, यही कोशिश रहती है। तो सामाजिक चीज़ों के साथ क्या राजनीतिक में भी आप शेर वगैरह, शायरी वगैरह, कविताएं, रचनाएं जो भी पढ़ते हैं तो वो लोगों तक उसमें भी वो भी मुद्दे डाले जाते हैं? नहीं, चूंकि एक कलमकार है, कलमकार हमेशा सत्ता के विरोध में लिखता है। और जो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं तो उसकी कलम मर जाती है। ये चाहे आदम गोंडवी साहब हों, चाहे दुष्यंत साहब हों, ये लोग कमी को बाहर ले आए, पब्लिक के बीच में लाए कि आपकी कमी क्या है। तो भाई हम कलमकारों का भी जिम्मेदारी बनता है कि जो समाज में जो सही चीज़ है उसको अपने शेर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। तो कोई आप कुछ ऐसा सुनाइए जिससे कि जो आपकी सबसे पसंदीदा हो और जो एक समाज में कुछ एक अच्छा संदेश देती हो, कोई ऐसी अपनी रचना का आप बखान करिए। एक शेर मैंने कहा था कि झूठ पे झूठ उसका चलता है, झूठ पे झूठ उसका चलता है, आदमी बा कमाल है साहब, आदमी बा कमाल है साहब। क्या बताऊं क्या हाल है साहब, जिंदगी एक सवाल है साहब। जी क्या बात जी। अमृत जी, जैसे इन्होंने बताया कि काफ़ी हमारा देखा जाए तो इतिहास से जुड़ा हुआ जौनपुर से, और आप कई जगह जाते हैं, आप देखते हैं, तो कहाँ ऐसी जो हमारी बात चल रही थी, आपने अभी कहा कि हम बड़ी सरलता से, साधारण रूप से जो श्रोतागण चाहते हैं उसको हम उसी प्रकार से उसको परोसें, उन तक पहुँचे संदेश। तो कहाँ ऐसी कुछ क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि उन तक सरलता से बात पहुँचे, और ये मैसेज जो आज जो नए नए जो कलमकार जो आ रहे हैं और जो बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि वो और अच्छे से जनता के बीच में उस बात को संदेश दे सकें? जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि अगर आपको जनता के लिए पोएट्री करनी है, शायरी करनी है, तो ठीक है, जो पुराने गुजरे शायर हैं, कवि हैं, उनको पढ़ना तो ज़रूरी है। लेकिन आपको ये महसूस करना है कि हमारे समाज में कौन सी बोली, कौन सी भाषा ज़्यादा प्रयोग हो रही है। हम जिसके लिए शायरी कर रहे हैं, कौन सी भाषा इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ के लोग। और आप कोशिश कीजिए कि आपने जो पढ़ाई की है, वहाँ की बुक की जो टफ लैंग्वेज है वो आपको नहीं लेके आना है। क्योंकि जो श्रोता है वो हर एक श्रोता तो पढ़ा नहीं है, हिंदी से PhD तो किया नहीं है, हिंदी से ग्रेजुएशन तो हुआ नहीं है वो। आपको उनकी भाषा में ही अपनी बात को कहना है, ताकि सामने का जो श्रोता है वो समझ ले कि आप कहना क्या चाहते हैं। एक बड़े बहर की गजल पे मैंने एक मतला कहा था, बहुत सरल, लेकिन उसका मैसेज आप देखें कि उसने हमारी नाव को आगे बढ़ा दिया, उसने हमारी नाव को आगे बढ़ा दिया, हमने भी उसकी राह का पत्थर हटा दिया। क्या बात, सिंपल सी बात है कि उसने हमारे लिए सही कर दिया, हमने उसके लिए सही कर दिया, सारे झगड़े खत्म हो गए। और खलवत में कट रही थी तो अच्छी थी जिंदगी, खलवत में कट रही थी तो अच्छी थी जिंदगी, मुझको विसाले यार ने पागल बना दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसी के आगे का एक शेर है जो भाई साहब को बड़ा पसंद है कि खिड़की पे आ रहे थे मोहब्बत के फूल कुछ, खिड़की पे आ रहे थे मोहब्बत के फूल कुछ,
हमने जहाँ के खौफ से पर्दा गिरा दिया। अच्छा कहें। आप बड़ी अच्छी तो ये सारी चीज़ें हमें यहीं से मिली हैं, दुनिया से ही मिली हैं, मैंने कोई कल्पनाओं से नहीं लिखा है। अच्छा। ये डर, ये महसूस, मतलब ये चीज़ें, आप सारी चीज़ें आपको अपने जीवन में मोहब्बत हुई थी, आप उसी पर ये उतारते रहते हैं? नहीं, अगर आप ऐसा नहीं है, अगर आप मोहब्बत के बारे में कह रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपको मोहब्बत हुई है। अच्छा। आप गरीब नहीं है तो भी आप गरीबी को महसूस कर सकते हैं। या जिस तरह से गरीब लोग अमीर नहीं है फिर भी अमीरी को महसूस करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है कि इंसान की तो भावनाएं कैसे प्रकट होंगी? हाँ, तो इंसान जितने अंदर तक उसको महसूस करता है वहां से वो चीजें निकल के आती हैं। और एग्जैक्ट शायरी वही है, कविता वही है जो आप पे गुजरी हो या आप जिसको बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं। वो जब आप महसूस करते हैं गुजरा हुआ है? नहीं, महसूस तो मैं ज्यादा करता हूँ। अच्छा, क्योंकि एक आदमी पे इतनी सारी चीजें तो नहीं गुजर सकती हैं। अच्छा, इसलिए महसूस ज्यादा करता हूँ। ऐसा तो नहीं मतलब घर में पत्नी जी का डर की वजह से आप नहीं बता पा? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वाइफ तो बड़ा सपोर्ट करते हैं लिखने के। अच्छा, लिखने करती हैं? जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा जी। और इसमें क्या ऐसा करना चाहिए? और जो आप हमेशा, आपकी पुस्तक भी निकली फुरकत, बहुत अच्छी उसकी सेलिंग भी हुई मार्केट में, बड़ा अच्छा, उसमें कई गज़लें आपने, उसमें सैकड़ों गज़लें उसमें आपने लिखी, लोगों के बीच में एक अच्छा एक संदेश था। जी बिल्कुल। तो ऐसी कोई फुरकत की गज़ल जो लोगों के बीच में आज भी बड़ी पसंद आई हो, उसके लिए आपको एक लोगों के बीच में मैसेज आया हो कि ये बहुत ही अच्छी थी? जी, गज़लें तो मैंने बाकी लिखी हैं और बहुतों को बहुत कुछ पसंद आया, लेकिन बेहतर हो कि अगर वो कोई और बताए। मैं क्या बताऊं, मुझे तो अपनी सभी गज़लें अच्छी लगती हैं। जी जी। और फुरकत की गज़ल में मेरी पसंदीदा गज़ल कई हैं, उसमें से एक है कि एक ख्याल आए और संवर जाए, ज़िंदगी ख्वाब में गुजर जाए। क्या बात। इसलिए उसको हाँ कहा मैंने, इसलिए उसको हाँ कहा मैंने, उसका चेहरा न फिर उतर जाए। क्या कहना है, क्या कहना। बहुत और एक शेर इसका है कि उनकी यादों में मैं भी रोती हूँ, उनकी यादों में मैं भी रोती हूँ, काश उन तक भी ये खबर जाए। क्या कहना। और एक गज़ल हमने लिखा है कि यूं नज़र से उतर गया कोई, फिर मेरे कान भर गया कोई। और इसका एक शेर देखिएगा कि दर्द आया है क्यों मेरे दर पर। नहीं, थोड़ा सी गलती हो गई, ये पहले वाले का है। और इसका है कि इसका एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि नाम कोई न दे सकी उसको, नाम कोई न दे सकी उसको, मेरे अंदर ही मर गया कोई। क्या बात। तो ऐसे शेर काफ़ी हैं अच्छे। अच्छा, आप गीत भी लिखते हैं, बड़े अच्छे आप गीत लिखते हैं, लोग काफ़ी आपके गीत पसंद भी किए जाते हैं और आप काफ़ी बड़े मंचों पे आपने वो गाए भी हैं लोगों के बीच में। तो कोई एक ऐसा गीत सुनाइए जो हमारे भी दर्शक सुन सकें और हमारा चैनल को भी अच्छे से लोग और लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें, आपके गाने के माध्यम से पसंद आए। जी, हमने गीत काफ़ी लिखा है और बहुत सारे सब्जेक्ट पे उठाकर लिखती हूँ। इधर बीच एक नया सब्जेक्ट मुझे कुछ समझ में आया तो हमने नया प्रयास किया है लिखने का। हो सकता है बहुत लोगों को ना अच्छा लगे। मैंने सामाजिक कुछ बुराइयां कह लीजिए या समाज में इस समय घटित घटनाएं कह लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ों को लेके मैंने एक गीत अभी कहने का प्रयास किया था। जैसे कि फेसबुक पे हमने देखा है, मेरा ये मानना है कि पहले एक समय था कि अगर कोई औरत शादीशुदा है तो उसकी लोग इज्जत करते थे और कभी भी मतलब कोई गलत निगाह नहीं डालता था, कुछ ऐसी चीज़ें थी, बहुत सम्मान मिलता था। अब मैंने देखा है कि बहुत जगहों पे, जैसे बहुत सारी कवित्रियाँ भी इस चीज़ से गुज़र रही हैं और लोग उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं, शादी है शुदा है ये भी नहीं देखते हैं। और इश्क बहुत होने लगा है ऑनलाइन, ऐसा सुनने में भी आता है और देखने में भी आता है। आप लोगों को ज़रूर अजीब लगेगा, लेकिन मैंने ऐसा महसूस, मैं ये भी नहीं कहती हूँ, हमें अजीब नहीं, हम तो रोज़ देखते हैं। जी, तो ये भी नहीं है कि ये ऐसा पुरुष ही कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हो गई हैं जिनका बहुत कुछ सुनने को देखने को मिलता है, उनके पोस्ट से पता चलता है। पर लगभग सब फर्जी होते हैं वो? नहीं, फर्जी तो हम नहीं कहेंगे, फर्जी आजकल ज़्यादा क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है।
कई बार ऐसा होता है कि हम चूंकि कवित्री हैं और हमने लोगों को कहते भी देखा है, उनको पढ़ा भी है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपनी भावनाओं को जब कहीं नहीं कह पाता है तो गीतों के माध्यम से भी कहने का प्रयास करता है। बिल्कुल, ये भी स्थितियां बनती हैं, मैं इससे नकारा नहीं जा सकता है। तो मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, कोई अछूता नहीं है यहाँ। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, उनके पास फिर प्रेम निवेदन आता है, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो महिलाएं भी ये काम कर रही हैं, पुरुष भी कर रहे हैं, जिनकी जो इच्छा हो। तो इसी को लेकर एक मुद्दे में मैंने ये गीत लिखने का कहने की कोशिश की थी कि होकर जाने कहाँ कहाँ से, होकर जाने कहाँ कहाँ से पहुँचे जर्जर गाँव में, और मैंने भी तो बांध लिया है फिर से घुंघरू पाँव में। बढ़िया है। होकर जाने कहाँ कहाँ से पहुँचे जर्जर गाँव में। जर्जर गाँव मैंने प्रतीकात्मक बनाया है। एक महिला और पुरुष जो बुजुर्ग हो चुके हैं, समझ लीजिए, मैंने उनके लिए कहने का प्रयास किया है कि होकर जाने कहाँ कहाँ से पहुँचे जर्जर गाँव में, और मैंने भी तो बांध लिया है फिर से घुंघरू पाँव में। और इसका एक बंद सुनिएगा कि पावन पुलकित अरमानों की, पावन पुलकित अरमानों को यूं ही मुझको सौंप रहे हो, पावन पुलकित अरमानों को यूं ही मुझको सौंप रहे हो, बुझते दीपक में तुम भी तो हाथों को यूं सेक रहे हो। सोच रहे हो दिन बीतेंगे, सोच रहे हो दिन बीतेंगे, फिर जुल्फ़ों की छाँव में मैंने भी तो बांध लिया है। और जबकि जुल्फ़ अब बचता नहीं है इस उम्र में, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि सोच रहे हो कि दिन बीतेंगे फिर जुल्फ़ों की छाँव में, और मैंने भी तो बांध लिया है फिर से घुंघरू पाँव में। और एक पैराग्राफ और देखिएगा इसका कि देख रही हूँ इन आँखों से, देख रही हूँ इन आँखों से ढलता सूरज उगता चंदा, हाथों से सब फिसल रहा है, माया डाल रही है फंदा, सिर्फ लगा दो। मतलब एक दोस्ती भी की जा सकती है, ऐसे रिश्ते भी बनाए जा सकते हैं अपनत्व का, कि सिर्फ लगा दो मरहम आकर मेरे चोटिल पाँव में, और मैंने भी तो बांध लिया है फिर से घुंघरू पाँव में। और एक पैराग्राफ है कि बेशक मेरा सफ़र कठिन था, बेशक मेरा सफ़र कठिन था, कांटे उगते राहों में, लेकिन कोई कमी ना आई अब तक मेरी चाहों में, आशाओं के दीप जलाए बैठ पथरीली ठाव में, तुम भी तो मैंने भी तो बांध लिया है फिर से घुंघरू पाँव में। क्या बात। आज हमारे साथ में जिस प्रकार से 3 कवियों ने अपनी प्रस्तुति आप लोगों की दी और बताया कि आज कहाँ कलमकारों की किस प्रकार की कमी है, और लोगों को, श्रोताओं को भी किस प्रकार से उनको सुनना है और उनके लिहाजे से क्या उनके बीच में उतारना चाहिए। कई ऐसे उन्होंने अपने उससे कहा, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया की भी बात थी, हमने आगे भी आपको बताया, उसी प्रकार से अब कैसे लोगों को आगे कवियों को सुनना है, और कवियों को जो सुनना चाहते हैं तो उस प्रकार से प्रकाश जी ने जो प्रकाश डाला आज, कि सरलता से, साधारण तरीके से उन्हें कैसे सुना जाए, जो चाहते हैं वही चीज़ उनको बताई जाए। आगे आज हम अपने साथी कवियों से आज के लिए हम आज विदाई लेते हैं, फिर अगली एक नए एपिसोड में फिर मिलेंगे आपको। जब तक के लिए नमस्कार।